हम बात कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा एनाटॉमी की बात नहीं करनी है। एनाटॉमी के लिए जो मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाया था सर्वाइकल के लिए क्या पूरा स्पाइन के लिए है, वहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं उसको। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमें कि जैसे हम कोई भी डिसीज हमारे पास आ रही थी, हमने हाउ टू डायग्नोज पढ़ लिया, हमने TCM में हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को भी पढ़ लिया, है ना। इसके अलावा जो भी और पैटर्न है सबको हमने सब पैटर्न डायग्नोसिस सब किया, टंग डायग्नोसिस भी किया। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें, ये एक मेन प्रॉब्लम है। यानी कि प्रैक्टिकल सेशन चाहिए होता है जो कि नहीं हो पा रहा था, तो इसको ये क्लास जस्ट लाइक ए प्रैक्टिकल सेशन की तरह हमने रखने की कोशिश करी है। देखते हैं कि कैसा होता है ये। मतलब अभी जो मैंने टंग की पिक्चर मंगाई है हम उनको भी लेंगे यहाँ पर। पहले थोड़ा सा एक समरी वाइज में दे दूं कि हमें असल में कैसे डायग्नोज करना है, फिर एक एक पेशेंट को लेकर हम सामने डायग्नोज करेंगे, डिस्कशन करके डायग्नोज करेंगे और क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। कुछ लोग कुछ जो साइलेंट लोग हैं वो साइलेंट देखते रहेंगे कि कैसे डायग्नोज हो रहा है, बस इतना आपने देखना है और उसको बाद में अपने पेशेंट पे इम्प्लीमेंटेशन करना है जब वो पेशेंट आता है। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 3 बार आप देखें। जो वीडियो मैं शेयर करूंगा इसका ग्रुप बनाकर, तो उसको कम से कम 3 बार आप देखें, तो ये वाला जो सर्वाइकल वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। एक बार रिपीट करते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा है जैसे कि जब चक्रा हम पढ़ते हैं, या ऐसा भी है कि जो डॉक्टर पार्क ने जब बताया था कि डॉक्टर पार्क है एक्सप्लेन्ड सर्विकल रीजन इज हीट चक्रा। मतलब अगर हम अपने सर्वाइकल या अपने स्पाइन को अगर हम बात करें तो जो सर्वाइकल जो कहाँ पड़ता है वो हीट चक्रा पे पड़ता है ना। तो अब द ऑर्गन रिलेटेड टू हीट एंड फायर, मतलब हीट जो है हम बात कर रहे हैं, फायर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और फायर एलिमेंट के अंदर आते हैं आपके हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि सर्वाइकल की हम बात कर रहे हैं तो आपको बस अभी ध्यान रखना है कि हम ऑर्गन वाइज किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरी तरह से हम समझते हैं, एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन द हीट in any organ, we can say when heat increases in any organ, it affect the heart, it becomes weak, cause cervical problems. हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि ये सर्वाइकल एरिया है, हमारा गर्दन का जो एरिया है सर्वाइकल एरिया है। क्या मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो फिर मेरे का मैं तो कंटेंट भी नजर आ रहे हैं जी, सर, कंटेंट भी नजर आ रहा है सब कुछ नजर सर एवरीथिंग इज क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारा सर्वाइकल एरिया है ना। हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो सर्वाइकल को पहले दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक तो डेफिशिएंट कंडीशन में और एक एक्सिस कंडीशन में। सर्वाइकल की हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सिस कंडीशन में और एक डेफिशिएंट कंडीशन में, है ना। मैंने डॉक्टर पार्क जेवू का आपको क्लासिफिकेशन बताया कि वो हीट चक्र से उसको रिलेट करते हैं। यानी कि वो मान के चलते हैं कि वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को मान के चलते हैं। मैं डॉक्टर पार्क की बात कर रहा हूं। अब यहां पर अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज को पढ़ते हैं तो हीट का जब जिक्र आता है तो हीट कहां कहां हो सकती है? हीट होती है हमारी स्टोमक में, हो सकती है हीट, हमारे लीवर में हो सकती है हीट, हमारे हार्ट में हो सकती है, हार्ट फायर ब्लेजिंग। तो 3 प्रकार की हीट की हम बात कर रहे हैं, स्टोमक हीट, लीवर हीट एंड हार्ट फायर ब्लेजिंग। इसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो मैंने ये पिक्चर बनाई है हीट, यानी कि एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन द हीट इन एनी ऑर्गन, अगर किसी भी ऑर्गन में हीट होगी, वी कैन से व्हेन हीट इंक्रीजेज, या कह सकते हैं जब हीट इंक्रीज हो जाएगी किसी ऑर्गन में, ये आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर सकती है। दूसरा, इट बिकम्स वीक, मतलब हार्ट वीक हो सकता है, और ये कॉज बन सकता है आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम का। तो ये मैंने आपको तीनों फिगर दिखी। जैसे स्टमक फायर की हम बात करते हैं,
लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड की बात करते हैं या हार्ट फायर ब्लेजिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हीट सर ये जो एसआई हीट और एलआई हीट वगैरह आती है ना सर, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है? सर, हाँ मैं एसआई तो हार्ट का रिलेटेड हो जाता है, एसआई भी हार्ट रिलेटेड हो मगर जाता है। एलआई एलआई में जो हीट आती है, एलआई हॉटनेस, वो वेंटिलेशन के लिए आती है सर। तो वो कोई भी हीट होगी तो एलआई अच्छा, हीट ओके सर। वो वेंटिलेशन करेगी। तो मेन हमारी 3 हीट को हम्म, हम मानते हैं जो हीट कर बॉडी के अंदर करती है अच्छा, ओके सर, थैंक यू। है ना। हीट डिफॉर्म द सर्विकल प्रॉब्लम वर्टिब्रा एंड कॉजेज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब जब हीट आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो आप देखोगे जैसे हीट होती है ना, तो उसके ऊपर एक फ्लेयर होती है, मतलब एक हॉटनेस की एनर्जी होती है। जैसे कोई दीपक आप जलाओगे या आप गैस आपने बर्न किया, गैस बर्न करने का आप थोड़ा ऊपर हाथ लगा के देखोगे तो आपको वहां पर जलन फील होगी। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी हीट है, जैसे स्टमक में हीट है, लीवर में हीट है या हार्ट फायर ब्लेजिंग है, तो ये इसका जो अग्नि है, अग्नि के बाद जो ऊपर की तरफ जो हॉटनेस एनर्जी है वो आपके सर्वाइकल रीजन में जाती है ना। और जब ये हॉटनेस एनर्जी लगातार इस एरिया में बढ़ी रहेगी सर्वाइकल रीजन में, तो आपकी जो बोन है वो डिफॉर्म होनी शुरू हो सकती है, जैसे मेल्ट होनी शुरू हो सकती है ना। इसको हम दूसरी तरह से बात कह सकते हैं कि जब हीट बढ़ती है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है, तो ये जैसे हम जब पढ़ते हैं स्टोमक हीट बढ़ती है तो आपके ब्लड में जाकर वो कैल्शियम को डेफिशिएंट करती है, यानी कैल्शियम बोन में से एब्जॉर्ब करती है, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे हीट अगर आपकी बॉडी में, ब्लड में जब हीट बढ़ जाएगी, तो ब्लड में हीट बढ़ती है तो वो अपने को ठीक करने के लिए, क्या करता है, अल्कलाइन को उसमें मिक्स करने की कोशिश करता है। और अल्कलाइन हमारी बॉडी में कहां पर है, हमारे बोन के अंदर जो है अल्कलाइन मीडियम है, तो वहां से कैल्शियम को वो सक करता है और जिससे कि हमारी जो है वो ब्लड जो है वो अपना पीएच वैल्यू को मेंटेन कर लेता है। लेकिन इसके बाद आपको हुआ क्या है, आपको हुआ है कि आपकी बोन थोड़ी वीक हो जाती है, यानी कैल्शियम वहां पर कम हो जाता है। तो कैल्शियम कम है, मैं सर्वाइकल की बात कर रहा हूं, हम हर एक बोन की बात कर सकते हैं। कैल्शियम कम है और हीट है यहाँ पर, तो आपकी ये बोन जो है यहाँ पर डिफॉर्म हो जाएगी, मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये समझें कि कैल्शियम कम हो गया है और आपकी बोन जो है वो डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो डिफॉर्म होने के बाद आपकी वो नर्व, जो आपकी नर्व्स है पास में, उस पर प्रेशर करेगी और आपको जो है सर्वाइकल का पेन आएगा। सर्वाइकल का पेन की वजह से सिर्फ गर्दन में पेन नहीं आता है, आपको बहुत शोल्डर पेन आता है ना, रेडिएटिंग पेन आता है आपके जो कंधे के एरिया में, गर्दन में यहाँ पे दर्द आ सकता है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द आ सकता है। ये सब दर्द जो है आपको सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे कि मैंने क्या कहा, जब भी कोई बॉडी में हीट बढ़ेगी, ये मैं एक्सिस कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब भी कोई बॉडी में हीट बढ़ेगी तो आपको सर्वाइकल रीजन में आपको कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। हमने पहले भी डिस्कशन किया, जैसे हाउ टू डायग्नोज हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं वहां पे, कि हमारे जो पेयर ऑर्गन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ही बात करते हैं, जैसे स्टोमक और स्प्लीन जो है अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है। तो एक एलिमेंट अगर एक्सिस होता है आपका, तो दूसरा एलिमेंट डेफिशिएंट हो सकता है, यानी कि पेयर ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट एक्सिस है तो दूसरा डेफिशिएंट हो सकता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, एज आई डिस्कस्ड बिफोर, डेफिशिएंट स्प्लीन में कॉज स्टोमक एक्सिस, मतलब स्टोमक एक्सिस हुआ तो स्प्लीन आपकी डेफिशिएंट हो गई। तो ये अर्थ ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, पेयर ऑर्गन की। और जब हमने पढ़ा है ये भी कि जब आपकी स्प्लीन डेफिशिएंट होती है, जब आपकी स्प्लीन डेफिशिएंट होती है तो क्या होगा, आपका जो है डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि आपका अलाइनमेंट जो है, जो स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी वजह से आपको डिस्क हर्निएशन हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ डिस्क हो सकती है। ये भी हम डिस्कशन किया है, हमने हाउ टू डायग्नोज क्लास में बहुत किया है। तो फिर भी अगर नहीं किया है, जो लोग नए हैं, अगर उसमें क्लास में नए हैं, तो वो समझ सकते हैं कि जब भी आपका स्टोमक एक्सिस होगा तो आपका स्प्लीन डेफिशिएंट होगा, स्प्लीन डेफिशिएंट होगा तो आपको अलाइनमेंट आपका खराब हो जाएगा, और अलाइनमेंट खराब होगा तो आपको डिस्क, कोई भी जर्क लगेगा, कोई भी एक्सीडेंट होगा तो आपको डिस्क हर्निएशन हो सकता है या प्रोलैप्स ऑफ डिस्क हो सकती है ना। और इसके अलावा ये तो मैंने बताया कि आपको दोनों में पेयर ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मैं जरा दोबारा से स्पीकर ऑफ करता हूं। When this heat dries the fluid, वहां पर जो आपके फ्लूइड्स है, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रा के बीच में जो लिगामेंट्स है, जो वहां पे जो लिक्विड है, ऐसा बोल सकते हैं,
जो डिस्क है उसी को बोल सकते हैं। व्हेन द हीट ड्राइंग द फ्लूइड, और जब हीट की वजह से आपके जो फ्लूइड है वो ड्राई हो जाते हैं, डिहाइड्रेट उसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कैसा हुआ कि जब आपके जो डिस्क होती है उसके जो उसके बीच में फ्लूइड होता है वो जब ड्राई हो जाता है, तो ड्राई हो जाता है तो आपको वो डिस्क के अंदर आपकी जो है वो स्पेस कम हो जाता है, और आपका जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोलते हैं। और या स्पर हो सकता है आपको, स्पर मतलब उसमें बीच में कोई, हम बोलते हैं ना ग्रोथ हो गई है, बोन ग्रोथ, उसको हम स्पर बोलते हैं। वो भी कब होगा आपको, जब आपको हाइड्रेटेड डिस्क हो जाएगी और कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से आपको ये हो जाएगा, स्पर हो सकता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस बात को कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मेन ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो 80% ऑफ द केसेस में आपको हीट का, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हीट मतलब एक्सिस कंडीशन में हीट मान के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो 80% केसेस में आपको स्टमक हीट उसका कॉज होता है। यानी कि 80% केसेस में स्टमक हीट उसका कॉज होता है। तो जैसे कि अब स्टमक हीट का जो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपका स्प्लीन डेफिशिएंट है और आपका स्टमक एक्सिस है, तो ये स्टमक एक्सिस मतलब स्टमक हीट के ही पॉइंट बता रहे हैं। अलका बागी जी, आपका बार बार स्पीकर ऑन हो रहा, माइक उसको म्यूट कर ले। मैं कह रहा था कि ये आपका स्टमक हीट के पॉइंट है, P6, SP6, CV13, CV12, स्टमक 21, स्टमक 44, स्टमक 45, ये तो हमारे हीट के पॉइंट है। ये हीट के मतलब पॉइंट है, स्टमक हीट से मतलब है स्टमक में जो भी एक्सिस एनर्जी है आपकी वो ट्रांसफर हो जा रही है कहां पर, जहां पर वो डेफिशिएंट एरिया में ट्रांसफर हो जा रही है। अब हमने ये बात करी कि आपका एक्सिस क्या है, स्टमक, डेफिशिएंट क्या हो सकता है, स्प्लीन। तो आपको स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीन को भी हम साथ में ट्रीट करके चलेंगे। तो इसका जो ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, जैसे SP4 डेफिशिएंट मान रहे हैं स्प्लीन को, टोन करेंगे। ST40 एक्सिस मान रहे हैं स्टमक को, तो हम सिडेट करेंगे। तो ये आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ, अब पूरा ट्रीटमेंट हुआ SP4 टोन, स्टमक हीट के पॉइंट, देन स्टमक 40 सिडेट। तो ये आपका पूरा प्रोटोकॉल हो गया। एक इसको कह सकते हैं डिस्क हर्निएशन का प्रोटोकॉल हो गया, या जो है प्रोलैप्स ऑफ डिस्क का प्रोटोकॉल हो गया आपका, किसी भी एरिया में, सर्वाइकल के साथ साथ किसी भी एरिया की हम बात कर रहे हैं। दूसरा मैंने बताया कि 10% ऑफ द केसेस में लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड या लिवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट, यहां मैंने नहीं लिखा है उसे, तो लिवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट, जब बहुत ज्यादा लिवर में हीट बढ़ जाती है उसकी वजह से भी, या लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड यानी कि लिवर में जब हीट बढ़ जाती है उसकी वजह से भी आपको अग्नि बढ़ जाती है, और जब अग्नि बढ़ जाती है तो आपको सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम होगी। सर ये जी क्या पूछ रहे हैं? सर ये SP4 को सर क्यों टोन किया सर उसमें प्रीवियस स्टमक हीट में, स्टमक 4? SP4 को क्यों टोन किया? हाँ सर, क्योंकि जब पेयर उससे ऑर्गन सर हीट सर उसमें नहीं होगी? किसमें हीट नहीं जाएगी ना, एक्सिस हम बात कर रहे हैं, हीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सिस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सिस कंडीशन थी आपकी, ओके, वो ट्रांसफर हो जाएगी स्प्लीन में, तो स्प्लीन टोन हो जाएगी उससे। ओके सर, गॉट इट। ठीक है सर। मैं दूसरी बात कर रहा था, जब 10% ऑफ द केसेस में जो है लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड या लिवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है हीट के लिए बॉडी के अंदर, और जब हीट बढ़ेगी तो आपको वो हीट का जो ऊपर जाएगा अग्नि, वो आपके सर्वाइकल रीजन को परेशान कर सकती है। तो जिन लोगों को लिवर हीट बढ़ी रहती है तो उनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, और वहां पे इसको कंसीडर करें, लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड का ट्रीटमेंट जाएगा। तो ये है हमारा लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, UB18, UB19, इसको सिडेट करेंगे। ये पॉइंट है उसके, प्रोटोकॉल है उसका, और आपको LU5 लिवर 8 को टोन करेंगे। तो ये सेकंड प्रोटोकॉल हुआ। मैंने तीसरा बताया कि 10% ऑफ द केसेस में हार्ट फायर ब्लेजिंग भी कारण हो सकता है आपको हीट बढ़ने का बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो फिर हम हार्ट फायर ब्लेजिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। ये कैसे डायग्नोज करेंगे, ये हर प्रोटोकॉल का सिम्टम से हम इसको डायग्नोज करेंगे। अभी मैं आपको डायग्नोज करके बताने वाला हूं, जो टंग भेजी है आपसे, उसी से हम डायग्नोज करके बताएंगे, और आपसे द्वारा ही मतलब मैं क्वेश्चन आंसर करके उसका हम आंसर निकालेंगे। फिर जैसे कि ये 3 हीट की मैंने बात करी,
3 हीट की मैंने बात करी, तो अब जैसे बॉडी में हीट हो जाती है, जैसे कि आपके कमरे के अंदर या आपकी किचन है, किचन में जैसे आप कोई खाना बनाते हो तो बहुत हीट हो जाती है, तो बहुत पसीना आता है, तो आप क्या करोगे, आप या तो एग्जॉस्ट चलाओगे वहां पर, क्योंकि पंखा तो चलेगा नहीं, पंखे से तो आपकी जो अग्नि बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे, आप वेंटिलेशन करने की कोशिश करोगे, आप तो एग्जॉस्ट चलाओगे या उसका किचन के अंदर जो चिमनी होती है उसको मतलब ऑन करोगे, जिसकी वजह से ये आपकी जो गर्मी की हॉटनेस एनर्जी है, जो जिसकी वजह से आपको गर्मी लग रही है, उसको कम करोगे। तो यहां पर यही मैंने बताया कि वी ऑल नो व्हेन देयर आर एक्सेस हीट वी नीड्स वेंटिलेशन, है ना। द वेंटिलेशन इन अवर बॉडी इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी में जितनी भी हीट है उसको वेंट करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है, तो है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है ये। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी को बर्निंग सेंसेशन आती है, गले से बर्निंग निकलने की कोशिश होती है, वैसे वेंटिलेशन कहां से होना चाहिए, आपका एनएस के थ्रू वेंटिलेशन होना चाहिए। लेकिन जब वहां पर कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, रुक जाता है, कोई एनर्जी रुक जाती है वहां पर, तो आपको बर्निंग सेंसेशन आपको यहाँ पर आएगी, मतलब जो थोरेसिक एरिया में आएगी, सॉरी थोरेक्स एरिया में आएगी, और गले में बर्निंग आएगी, और आपको खट्टी डकारे या ऐसा कह सकते हैं मुंह से बर्निंग आएगी, मतलब ये आ सकते हैं उसको, मतलब बर्पिंग बोल सकते हैं। तो आनी तो चाहिए एनएस के थ्रू, लेकिन ऐसा होता है, तब भी हम कहीं से भी बर्पिंग आए या गैस पास हो, उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट होता है, मतलब वेंटिलेशन के लिए हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करते हैं। वी नीड टू रिमूव हॉटनेस एनर्जी प्रोड्यूस बाय द हीट, जो हीट जो है उस हॉटनेस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, उसका हम ट्रीट करेंगे। सो आई सेलेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस पॉइंट फॉर वेंटिलेशन। तो ये कौन से पॉइंट है, LI2, LI11, स्टोमक 37, स्टोमक 44, इसको सीडेट करते हैं, SP6, K6, CV4 और CV12 को हम टोन करते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक्सिस कंडीशन का तरीका बताया कि कोई सी भी हीट को डायग्नोज करना है, हीट डायग्नोज करने के बाद साथ में ही या तो एक साथ लगा सकते हैं या अल्टरनेट लगा सकते हैं आपको कि ये इसको लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट को लगाना है, तो आपका ये काम पूरा होगा, ये एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। इसके अलावा एक और तरीका है कि जैसे आपको गर्दन में प्रॉब्लम है ना, ये एक चक्र होता है पूरा, जैसे आगे की तरफ आपका क्या है, कंसेप्शन वेसल है, पीछे की तरफ सेंटर में क्या है आपका, गवर्निंग वेसल है। ये गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल मिलकर एक सर्किल पूरा करता है, एक बॉडी का आगे से लेके पूरा सर्किल पूरा करता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे एनर्जी को फ्लो करूं तो एक मेरा पूरा सर्किल जो है पूरा हुआ, यानी कि हमारा ये गवर्निंग वेसल 1 से लेके गवर्निंग वेसल 26 तक, और गवर्निंग वेसल CV1 से लेकर हमारा गवर्निंग वेसल 28 और CV26 तक, 24 मैं भूल गया पॉइंट कितने हैं, तो ये अभी मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये वेसल है, ये जैसे कंसेप्शन वेसल है हमारे पास LU7 K6 कंसेप्शन वेसल, गवर्निंग वेसल है मेरे पास SI3 UB62, ये गवर्निंग वेसल है, हम इनको बैलेंस करेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट है बोथ साइड लगेंगे, ये बोथ साइड लगेंगे, और इन बोथ साइड मतलब ये अब कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगेंगे, तो है ना। तो आपको LU7 K6 भी लगाना है, SI3 UB62 भी लगाना है, इन्फ्रेंस निकाल के लगाएंगे, चेक करके लगाएंगे। हो सकता है आपका कंसेप्शन वेसल जो है वो डेफिशिएंट हो, यानी कि आपको हो सकता है LU7 K6 टोन आए, हो सकता है गवर्निंग वेसल आपका एक्सिस हो, SI3 UB62 जैसे आपकी एक्सिस आए, है ना, या इसके विपरीत हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, जैसा भी हो, आपको इन 4 पॉइंट की इन्फ्रेंस निकाल के आपकी बॉडी पे लगाना है। इसके साथ ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट भी है। सर दोनों पॉइंट सेम आएंगे, जैसे LU7 से हाँ। K6 टोन आएंगे, दोनों टोन आएंगे? नहीं है, जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली टोन आने चाहिए, अगर आपको इसकी वजह से दर्द है मोस्ट प्रोबेबली टोन आने चाहिए, दोनों टोन दोनों सीडेट ऐसे आने चाहिए, है ना। लेकिन जैसे आए वैसे लगाना है, इसलिए मैं इन्फ्रेंस निकाल के बता रहा हूँ, इसके उसमें नहीं जाते हम कि कैसे आएंगे, हम चेक करके लगाए, 4 ही पॉइंट तो चेक करने। इसके साथ साथ हम जो ये इसके ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, जैसे CV15 कंसेप्शन वेसल का ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कि गवर्निंग वेसल से एनर्जी को रिसीव करता है, और गवर्निंग वेसल 1 जो है ये कंसेप्शन वेसल से एनर्जी को रिसीव करता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे भी इन्फ्रेंस निकाल के लगाएंगे। तो अब आपका क्या हो गया, ये आपका ये सर्किल पूरा हो गया। तो जो आपको ऑक्सीपिटल एरिया में बहुत पेन हो रहा होता है, आपको बीचे शोल्डर, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शोल्डर को किसी ने जकड़ के रखा हुआ है,
और ऑक्सीपिटल रेंज, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये आपका पूरा जो है जो गवर्निंग वेसल का जो एरिया है वो कंसप्शन वेसल से आपने मिला दिया और वो एक सर्किल पूरा कर दिया। तो ये क्या होगा, आपका सर्किल पूरा हो जाएगा और आपको जो है पेन कम हो जाएगा। तो ये आपका ये भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का ट्रीटमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पे मैं आता हूं। यही मैंने यहां पर लिखा है, समटाइम वी फील पेन इन द ऑक्सीपिटल एरिया इफ द पेन इज रिलीज बाय प्रेशर बाय गवर्निंग वेसल 26। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे को सर्वाइकल एरिया में दर्द है और मुझे चेक करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, अपना गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट को प्रेशर दूंगा। अगर इसको प्रेशर देने से मेरा थोड़ा गर्दन में दर्द कम हो रहा है तो मुझे ये प्रोटोकॉल लगाना है, मतलब इसको फिर मुझे कंफर्म है हो गया मेरे को ये प्रोटोकॉल मुझे लगाना है। तो हम वही मैंने आपको बताया LU7K6 SI3 UB62 लगाया मैंने, और साथ में मैंने ये भी लगाया CV15 और गवर्निंग वेसल 1, और गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट पे मैंने उसको भी मैंने ऐड किया, और जो भी आए मोस्ट प्रोबेबली ये सिडेट आएगा, इसको भी लगाना है आपने। क्लियर है? तो एक ये सही GB26 सिडेट आएगा सर मोस्टली। हाँ, मोस्टली सिडेट आएगा क्योंकि ये आपको ना एनर्जी एक्सिस होती है पीछे की तरफ और वो कंसप्शन वेसल में ट्रांसफर करनी होती है, तो मोस्टली सिडेट आता है। ब्लड प्रेशर से मालूम हो सकता है आपको, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो आपको टोन आएगा, अदरवाइज ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको सिडेट आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सिडेट आता है, मैंने देखा जहां तक इसमें सिडेशन आता है। इसके अलावा एक और कारण है कि जब मेरी एनर्जी यानी कि जैसे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मिस्टिंग द माइंड जब किसी को होता है, मिस्टिंग द माइंड क्या होता है कि जब आपके स्टोमक में फिल्म फायर इन स्टोमक होती है, जब स्टोमक में हीट बढ़ जाती है तो स्टोमक में हीट के बाद आपको फिल्म फायर इन स्टोमक हो जाता है और उसकी वजह से आपका सिर भारी हो जाता है। अब जब सिर भारी हो जाएगा तो आपको जो ये शोल्डर है उसको भारीपन महसूस करेगा और वो होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। यानी कि आपका सर भारी है, सर भारी होने के बाद आपको शोल्डर उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम करेगा और उसको आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। तो यहां पर हम कैसे पता करेंगे? इफ वी फील्स हैवीनेस इन द हेड, समटाइम वी फील्स रनी नोज, इसके सिम्टम आ सकते हैं, और वाटरी नोज या वाटरी आईज हो सकता है, और आपको पेन जो है गवर्निंग वेसल 26 को दबाने से पेन ये कम हो जा रहा है, सिर का दर्द कम हो जा रहा है, तो आपको जो है स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए फिल्म मिस्टिंग द हार्ट के पॉइंट को लगाना चाहिए। वो पॉइंट क्या है? H9, P5, गवर्निंग वेसल 26, स्टोमक 40, UB15 इसको सिडेट करते हैं, साथ में हम CV12 और UB20 को टोन करते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। सर जी सर इसके बाद इसका कॉज का भी ट्रीटमेंट करेंगे, स्टमक हीट का? बिल्कुल स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बाद हमारा स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, कॉज वो है। इससे हमारा सिर का भारीपन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए जब ये ठीक हो जाएगा फिर हम स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये मैंने जो भी आपको बताया अभी तक ये सब एक्सिस कंडीशन थी। इसके अलावा हम क्या कर जी सर जो बच्चे बोलते रहते हैं हेजीनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, हेजीनेस भी इसी वजह से हो सकती है सर? हेजीनेस, आंखों में पानी आना, आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, है ना, और बहुत ज्यादा वो बाहर का फूड खाते हैं बच्चे, है ना, उसकी वजह से हो सकता है। तो आप इनको पॉइंट आपको पता लगेगा, गवर्निंग वेसल बच्चा जो कोई भी है 26 पे आप प्रेशर दोगे तो उसको पूछो कि आपका सिर का दर्द में कुछ फर्क पड़ रहा है, तो पक्का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसको, तो आपको ये पॉइंट लगाने हैं। थैंक यू। ये मैंने जो बताई आपको एक्सिस कंडीशन बताई, इसके अलावा डेफिशिएंट कंडीशन को भी पढ़ लेते हैं। अब डेफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? जो ज्यादातर जो डेफिशिएंट कंडीशन होती है, जब आपके सर में ब्लड कम जाएगा तो आपको जो है ये जो गर्दन का एरिया थोड़ा वीक हो जाएगा। जब सर में ब्लड कम जाएगा, है ना, ब्लड का फ्लो कम होगा,
तो आपका गर्दन का एरिया जो है वीक हो जाएगा और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे पता करते हैं? हमने यहां बात करी द हीट एलिमेंट ऑर्गन दैट इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इफ हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इज डेफिशिएंट इट कॉजेज पुअर ब्लड। तो आपका हार्ट भी कम है, वीक है, और आपका एसआई भी वीक है, तो आपको जो है ब्लड का प्रोडक्शन कम होगा। जब ब्लड का प्रोडक्शन कम होगा, है ना, तो आपको ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी प्लस हार्ट की डेफिशिएंसी, इसको ट्रीट करते हैं। सॉरी, ये कैसे चला जाए? मेरा यहां पर था। सर हार्ट और एसआई आपने बोला डेफिशिएंट होंगे, और वैसे हीट है तो एक्सेस होंगे सर। ये तो हार्ट और एसआई बिल्कुल, कैसे नहीं। डेफिशिएंट है? हाँ बिल्कुल, हीट तो कोई सी भी हीट है, और हीट है तब भी आपका ये डेफिशिएंट होगा। मतलब जो मैं ये बात कर रहा हूँ हार्ट डेफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट की डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो इसका कारण क्या है? लीवर हीट हो सकता है। हम पढ़ते हैं ना उसमें कि जब किसी ऑर्गन में हीट बढ़ जाती है, जैसे लीवर में हीट बढ़ गई, तो लीवर का नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? हार्ट, वो डेफिशिएंट हो सकता है। हमने ये भी बात पढ़ी थी, जब स्टोमक की हीट बढ़ गई, तो स्टोमक की हीट बढ़ती है तो आपका क्या है? हार्ट डेफिशिएंट हो सकता है। हीट जब भी किसी ऑर्गन में बढ़ेगी तो आपका हार्ट डेफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा, जब स्टोमक में हीट बढ़ेगी तो आपकी स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाएगी, हमने ये भी पढ़ा था। तो अब मैंने यहाँ बताया कि आपका ब्लड डेफिशिएंट हो गया, अब वो एक्सिस कंडीशन खत्म है, अब आपका ब्लड डेफिशिएंट हो गया। तो ब्लड डेफिशिएंट के बाद आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी और हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होता है। क्योंकि ये हमने पढ़ा है ना कि जब फूड की बनती है और फूड की जब हार्ट में जाती है तो हार्ट में जाकर वो ब्लड का निर्माण करती है, ये हमने पढ़ा है सबने। तो फूड की मतलब हम उसको बोलते हैं स्प्लीन की बात कर रहे हैं। स्प्लीन की हार्ट के अंदर जाके हार्ट की को मिक्स करके ब्लड निर्माण करती है। तो ब्लड जब आपकी बॉडी के अंदर कम होगा तो आपको हार्ट की और स्प्लीन की का ट्रीटमेंट करना होगा। जब हार्ट की और स्प्लीन की वीक होगी तो आपका जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, यानी हार्ट की जो मेन मसल्स को ब्लड सप्लाई होती है, वो कम हो सकता है। यानी हम उसको बोल सकते हैं हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी मतलब जब हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, उसकी बात कर रहे हैं। होगी तो क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ब्लड कम है, उस वजह से। दूसरा, हमने सिम्टम में तो पढ़ा है ये कि जब हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है तो आपको लेट नाइट